हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट वीडियो। और इस वीडियो में पहले हम क्या कवर करेंगे, जैसे कि प्रथा चली आ रही है इस चैनल की कि पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, फॉर्मूले कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, इसके न्यूमेरिकल। पिछली वीडियो आई होप तुम लोगों ने देख ली होगी, बहुत ज़्यादा प्यार देना उस वीडियो को। और नहीं देखे जिन बच्चों ने, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो में पहला चैप्टर कवर किया गया है, उसके नेक्स्ट वीडियो में 100 MCQ कवर किए गए हैं उस चैप्टर नंबर 1 के, जिससे कि जो रहस्य कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी क्लैरिटी आ जाए। और 100 MCQ एक चैप्टर के करने का मतलब तुम जानते ही हो कि अगर तुम किसी चैप्टर के 100 MCQ अपनी ईमानदारी से कर लेते हो तो मैं नहीं समझता कि तुम्हें उसके अलावा कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगर ईमानदारी से किया गया है तो हर एक कॉन्सेप्ट बाकायदे समझ में आया ही होगा और क्लियर भी हुआ होगा। उसके अलावा अगर और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक का, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहना और अच्छे से हमें सपोर्ट करते रहना, बस और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे यूट्यूब और फेसबुक का लिंक, नहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। माई सेल्फ इज विशांत शर्मा और आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, है ना। तो दो पार्टों में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को। पहला तो चैप्टर 2 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सेकंड क्या है, कैपेसिटेंस। क्या चीज है, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स, चलो ऐसे लिख दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चीजें कवर करेंगे पहले हम, और इसके बाद कैपेसिटर को कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। क्या चीज होती है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं ई से, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसी क्वांटिटी भी चाहिए जो स्केलर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी वेक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कहां से आए, कैसे इंट्रोड्यूस की जाए, तो स्केलर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उस क्वांटिटी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी कॉम्प्लिकेशंस को समझ सकते हैं। और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉम्प्लिकेशंस को इजी करने के लिए बनाई गई है। बहुत अच्छा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन में डिपेंड करती नहीं, मतलब ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कंजर्वेटिव क्वांटिटी है ना, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। और अगर कंजर्वेटिव क्वांटिटी है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, और पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी तो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। खैर, कुछ ज़्यादा बातें बोल दी। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं, है ना। वैसे तो सब कुछ समझा हुआ है, वन शॉट वीडियो है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। की पॉइंट पढ़ेंगे। मान लो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ कैसा चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, वो एक चार्ज रखा है। क्यों, अब इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है, और यहाँ से कुछ दूरी पर इन्फिनिटी रखा है, तुम्हें जानते हो, और इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटीज पॉइंट पे लाना है, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटीज पॉइंट पे लाना है, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो बस वही वर्क डन टू टेकिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपना। तो ये जो टेस्ट चार्ज है जब ये यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा इसका कि ये यहाँ ना आए, तो हम इसे जबरदस्ती लाएंगे। तो वही वर्क डन जो है पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसकी दो चीजें होती है, देखो डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करेंगे हम V से। क्वांटिटी कैसी है, ये जो क्वांटिटी होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। उसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ऐसा यूनिट, और जूल पर कूलम, ये यूनिट है इसकी। तो देखो मान लो इस टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ उठा के लाए, तो इसे वर्क डन करना पड़ा W, यही वर्क डन पोटेंशियल है। तो क्या कह सकते हैं, W देखो कहाँ से ला रहे हैं, इधर से इधर ला रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, तो क्या लिखते हैं, वो ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। तो VP माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन कहाँ से, क्या इन्फिनिटी टू P, और किसको के लाए, टेस्ट चार्ज को लाने में, अपॉन Q नॉट। अब V इन्फिनिटी पे हम जानते हैं पोटेंशियल कितना होता है, 0,
तो वी पी को वी लिख दो और डब्ल्यू अपॉन क्या आया क्यू नॉट। यही क्या चीज़ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर यहाँ से वर्क डन निकालना हो कि वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी। यही वो वर्क डन है ना, जो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठाकर लाने में किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो पोटेंशियल है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, सम प्रॉपर्टी या सम स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल पॉइंट क्या चीज़ है, देखो पोटेंशियल के। नंबर फर्स्ट, ये एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव क्या होती है, जो चीज़ कंजर्व रहे, खत्म ना हो। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। जैसे मार्कर है, मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो नीचे तो आएगा ये। अब इर्रेस्पेक्टिव पाथ है, चाहे मैं ऐसे लेकर के जाऊं, चाहे मैं ऐसे लेकर के जाऊं, चाहे मैं ऐसे लेकर के जाऊं, आए तो अल्टीमेटली नीचे ही है। तो क्या है ये, कंजर्वेटिव क्वांटिटी, क्योंकि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो उसे खींच रहा है और अल्टीमेटली नीचे को ही खींचेगा, चाहे कैसे भी ले जाओ। तो पाथ इंडिपेंडेंट हुई। तो यही जो है पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी है, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी which does not depend on पाथ पे डिपेंड नहीं करती है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इट डिपेंड्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ए चार्ज। चार्ज को इनिशियल से वो फाइनल से इनिशियल या इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे कहाँ लेके गए, उन पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लिख दिया मैंने हालांकि, लेकिन फिर भी देखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी hence it can be पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, और पाथ पे डिपेंड करती नहीं, तो कांस्टेंट होगा, चाहे किसी भी पाथ से ले आओ तुम इसे। यूनिट, जूल, वोल्ट, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हो गई। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, यहाँ क्या निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो बात की बात है। तो ये पोटेंशियल आया हमारे पास किसके लिए, पोटेंशियल वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये क्या है, एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कोई काम थोड़ी होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो करंट फ्लो होती है, वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। तुमने देखा चिड़िया तार पे बैठी रहती है 11,000 की लाइन पे, तो भी जीवित रहती है, मरती नहीं है। क्यों, क्योंकि वो किसी एक तार पे बैठती है, और एक तार पे बैठने की वजह से उन्हें झटका नहीं लगता, करंट नहीं लगता, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि एक तार पे बैठी है तो केवल पोटेंशियल है। लेकिन जैसे उनका पर दूसरे तार से टकराता है तो वे मर जाती है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वहाँ एक झटका सा लगता है जिससे वो मर जाती है। तो मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्ट देने वाला है, जो रिजल्ट देने वाली क्वांटिटी है, वो कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात करते हैं पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन ये है, अब लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है भैया, तो जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू। अब यहां से एक पॉइंट पी है, और यहां पे वही सेम फिगर है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ उठा करके ला रहे हैं, किस चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को। तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पी जो होगा ना, इस चार्ज के कारण है पोटेंशियल, ना कि इसके, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो V एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये वाला Q, ये Q नहीं लेना है तो टेस्ट चार्ज है, ये वाला Q लेना है, Q अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, R, तो डिस्टेंस कितनी हुई, R। तो यह है भैया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। P हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये पोटेंशियल आया भैया पॉइंट चार्ज के लिए, है ना। अब इसके कुछ केस देखो, क्या वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब अगर आर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, आर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर आर कांस्टेंट रखोगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, चार्ज के साथ रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल को पॉजिटिव रखना है, अगर चार्ज निगेटिव है तो क्यू को निगेटिव रखना है। जबकि फर्स्ट चैप्टर में क्या करते थे हम, अगर निगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हुए तो भी हम उसे पॉजिटिव ही रखते थे। क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑलरेडी होती है, लेकिन ये कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी ना, तो दिखानी पड़ेगी। तो अगर निगेटिव है तो निगेटिव रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, सिंपल से मंडा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल है, फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से है। अब क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखने की कोशिश करें यहाँ तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा दिख भी रहा है या नहीं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लिखने की कोशिश करें यहाँ, तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज है ना, ये वो चार्ज है पॉजिटिव Q जो कि चार्ज रखा है, और इससे एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और दूसरे आगे के डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है B। इस पॉइंट A की डिस्टेंस है R1 यहाँ तक, और इस पॉइंट B की डिस्टेंस है R2 यहाँ पे, है ना। अब एक टेस्ट चार्ज को Q0 को यहाँ से उठा करके यहाँ लेके गए तो क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और जबकि यहाँ क्या डेवलप हुआ था, पोटेंशियल। जब किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं तो जो वर्क डन है वो पोटेंशियल देगा, और जब किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं तो जो वर्क डन है वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो देखो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, VA। तो कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा ये देखो Q, ये Q यहाँ लिखो Q, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 1/, ये डिस्टेंस कितनी है R1 माइनस 1/, ये कितनी हो जाएगी R2। तो ऐसे हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं किसी भी दो बॉडीज के बीच का। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो एक पॉइंट पे कितना भी पोटेंशियल हो सकता है बहुत सारे चार्जेस के कारण, तो पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू जादू, पोटेंशियल ड्यू टू गुंडे, गुंडे मतलब सिस्टम बना के आ रहे हैं, सिस्टम भीड़ भाड़ में, सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। अब बहुत सारे चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा भैया, मान लो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, है ना, और इस पे बहुत सारे चार्ज मिलके पोटेंशियल लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे मिलके मार रहे, दे यहाँ ये लात मुक्का गुत्तू, है ना। तो जैसे यहाँ रखा है एक चार्ज Q1, यहाँ रखा है एक Q2, यहाँ रखा है Q3, ऐसे कितने रखे होंगे, Qn रखे होंगे। अब ये इस पे पोटेंशियल लगाएगा इधर को कितना, मान लो V1, ये इस पे पोटेंशियल लगाएगा इधर को मान लो कितना V2, ये इस पे पोटेंशियल लगाएगा इधर को मान लो कितना V3, और इस पे पोटेंशियल लगाएगा इधर को मान लो कितना Vn। ये डिस्टेंस R1, R2, R3, R4। तो पोटेंशियल एट Q0, मान लो ये O पॉइंट है, तो इस पे कितना पोटेंशियल होगा, इन सबके कारण होगा नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे, V एट O इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कहाँ तक, एंड सो ऑन Vn तक। अब चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो अंडर रूट का चक्कर नहीं है, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो बस कॉमन क्या आएगा सब में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, और अंदर लिखेंगे Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन। यहाँ तक ऐसे लिखा जा सकता है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी पोटेंशियल से रिलेटेड। अब पोटेंशियल की ये जो क्वालिटीज़ है इन्हें ज़रूर याद रखना है बातों को, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। किस पाथ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत, ठीक। अब ये जो पोटेंशियल है भैया उतार देना ऐसे, है ना। अब ये जो पोटेंशियल है ये किसके कारण है, पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज के लिए लिखा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, और हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए लिखा। अब ये जो पोटेंशियल है किसके कारण हो सकता है,
डाइपोल के कारण हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये पोटेंशियल डाइपोल की एक्सल लाइन पे हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकता है, जर्नल पॉइंट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। लेकिन हमें क्यों डरना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो हम पोटेंशियल निकालना भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बल्कि सीखा हुआ है, डिटेल में वीडियो देखनी तो आई बटन पर क्लिक करके डिटेल वाली वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो पहले से पड़ी है, डिटेल में IIT JEE लेवल तक का समझाएगा। यहाँ तो वन शॉट वीडियो चल रही है तो यहाँ तो डेरिवेशन तो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि MCQ को पेपर आएगा, वहाँ डेरिवेशन को कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर तुम्हारी तैयारी पीछे से चलती आ रही है, तुम बच्चे अच्छे हो, पीछे से तैयारी करते आ रहे हो, तो वहाँ तो डेरिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ तुम वे वाले बच्चे बैठे हैं जो एक नाइट फाइटर है ना, एक रात वाले हैं, तो उनके लिए एक बार वीडियो देखो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कंप्लीटली, भले ही ना हो क्योंकि डेरिवेशन नहीं हो रहे यहाँ, लेकिन इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाओगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्या चीज़ें गिवन है, कैसे अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें MCQ वीडियो देख करके और ये वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, वन शॉट वीडियो। वैसे तो मैं आराम से पढ़ाता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी उंगलियां चला देना ज़रा, जिससे कि मुझे पता चले कि तुमने कुछ मेहनत की। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल तो मैं पता ही है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, वही विच इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्या सर बच्चों वाली बातें कर रहे हो, सही बात है भाई। चलो भाई देखो, मान लो हमारे पास एक डाइपोल है, कैसा, ऐसा डाइपोल है ये है डाइपोल। एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक निगेटिव चार्ज हुआ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L हो गई। और बस अब इसकी 3 लाइनें होती है, एक्सल, इक्वेटोरियल, जर्नल, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पहले लिखेंगे एट एक्सियल लाइन, एट एक्सेल लाइन पे पोटेंशियल देखते हैं भैया। तो मान लो इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है यहाँ, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ टेस्ट चार्ज Q0 रखना पड़ेगा। ये इसे खींचेगा अपनी तरफ, किससे, V1 से, है ना, और ये इसे दूर भगाएगा कितने से, V2 से। अब देखो यहाँ खेल निराला, क्या, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, जो पोटेंशियल लिखा जाएगा P पे वो लिखा जाएगा VP इक्वल टू, क्या लिखे, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। बताओ, V1 माइनस V2 लिखे या V2 माइनस V1? अरे सर V1 माइनस V2 लिखो, क्योंकि V1 बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ अगर ये सेंटर है इसका O, अगर ये इसका क्या है, सेंटर O, तो यहाँ से ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर है भैया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी X माइनस L, जहाँ डिस्टेंस छोटी वहाँ पोटेंशियल बड़ा, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी X प्लस L। बात तो कायदे की है सर आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोनों पोटेंशियल की डायरेक्शन अपोजिट है, तो V1 माइनस V2 आएगा, है ना, पकड़े गए ना बेटा। ईमानदारी से बता दो कमेंट सेक्शन में किसने V1 माइनस V2 कहा। बेटा स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में जब सम करते हैं ना तो डायरेक्ट एडिशन करते हैं, V1 प्लस V2, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, पहले दिन ही बताया था, वो हमेशा सम होगा। तो यहाँ चाहे किसी भी डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, प्लस होगा यहाँ, है ना। तो प्लस हो जाएगा भैया V1 प्लस V2, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है। तो भैया कुल मिला के से सॉल्व करके आता है VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। किस पे आया है, पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। ये किसके लिए है, फॉर शॉर्ट डायोड। किसके लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल। बहुत छोटा डाइपोल है जब, शॉर्ट डाइपोल। और अगर डाइपोल शॉर्ट ना हो, है ना, अगर डाइपोल शॉर्ट ना हो तो वो फॉर्मूला हो जाएगा VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा P इंटू एक्स और नीचे आएगा L स्क्वायर माइनस, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर। बस यही आएगा भैया, ये इतना, है ना। और यहाँ से फिर L को, यहाँ क्या है, यहाँ फॉर लॉन्ग डाइपोल, फॉर लॉन्ग डाइपोल, लॉन्ग डाइपोल। जब शॉर्ट मतलब लेंथ लेनी है यहाँ यार, कंसीडर करना है लेंथ को। P क्या चीज़ है, ये वाला P क्या चीज़ है, वेयर, याद है, भूल तो नहीं गई ना। P क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें ठीक है आई थिंक। चलो बढ़िया है। अब इसका निकालते हैं एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल कर देखते हैं भैया कैसा आता है पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा इसके ग्राफ अगर हम बनाए यहाँ तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो यहाँ, और ये यहाँ ऐसे, ये क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास x,
और ये हो जाएगा हमारे पास v, तो ग्राफ हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला v प्रोपोर्शनल टू 1/x² है ना ये, तो वही कोनिक हाइपरबोला वाली सिस्टम आएगा और कुछ नहीं। तो देखो इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं, तो मान लो हमारे पास ये है वो डाइपोल, फिर से डाइपोल है ना। इक्वेटोरियल लाइन ये होती है, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिस पर हमें वही निकालना है क्या, पोटेंशियल। ये कितनी डिस्टेंस पर है भैया, x डिस्टेंस पर है। यहाँ से यहाँ तक L हुआ, ये O पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक भी L हुआ। एक चार्ज पॉजिटिव हुआ, एक चार्ज निगेटिव हुआ। तो इस पर जब हम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √L² + x²। और इस पर जब हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √L² + x²। ठीक है, तो पोटेंशियल एट P जब हम निकालेंगे यहाँ, तो फॉर्मूला वो लगेगा V1 + V2 दोनों की वजह से। इसके वजह से यहाँ को लगेगा V1, इसके वजह से यहाँ लगेगा V2, और दोनों का नेट फॉर्मूला लिख देना √V1² V2²। कि क्यों, कि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ ऐसे लिखा जाता है। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो कुल मिलाकर के हो जाएगा KQ / √x² + L²। किसके लिए, पहले वाले के लिए, और दूसरा चार्ज है माइनस, तो माइनस रखा जाएगा KQ / √L² + x²। उससे कैंसिल, तो VP जो मिलेगा हमें क्या मिला, 0। अरे बाप रे, क्या हुआ, ये इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है, हमने क्या देखा, इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या आ रहा है, 0। मतलब इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। क्यों, चाहे इस पॉइंट P को यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ शिफ्ट कर दो, कहीं भी शिफ्ट कर दो इस लाइन पे, तो पोटेंशियल हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ कोई प्लेन ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ कोई प्लेन ड्रॉ करें तो पोटेंशियल क्या आएगा उसका, 0 या कांस्टेंट। बस उस प्लेन का नाम क्या है, वो प्लेन जहां पे पोटेंशियल सेम रहे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। भाई बात याद, तो ये कौन सा सरफेस बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसे डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो अब किसकी बात करते हैं, एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल वो पोटेंशियल कितना होगा डायपोल की वजह से। तो मान लो हमारे पास फिर से एक डायपोल बनाया हमने, फिर से उड़ चला, उड़ के देखा है प्यार। देखो यहाँ पॉइंट O, यहाँ पे एक पॉइंट P है जनरली, है ना, ये एंगल थीटा पे है, और यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव चलती है P ऐसे, और P का यहाँ आता है क्या, ये P वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये P एक पॉइंट है, यहाँ आता है P cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा P sin थीटा। ठीक है, सब कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने है, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। तो जनरल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये एक्स लाइन को शो करेगा, इक्वेटोरियल लाइन को शो करेगा। तो एक्स लाइन पे मिलता है हमें रिजल्ट, इक्वेटोरियल लाइन पे तो 0 मिलता है। तो सीधी सी बात हम लिख देंगे यहाँ V at P जो कि जनरल पॉइंट है वो हो जाएगा क्या, P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन x²। ये जनरल पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, P cos थीटा अपॉन x²। थीटा की वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो, थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो 0 मिलेगा, वो इक्वेटोरियल लाइन शो करेगा। थीटा की वैल्यू 0 रखेगा तो वो एक्स लाइन, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स लाइन हो जाएगा, वो इसे शो करेगा। ये वाला फॉर्मूला आएगा, देख लो चाहे, है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल होता है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ लिखना चाहे तो लिखेंगे क्या, एट थीटा इक्वल टू 90 वी गेट क्या, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और लिखेंगे एट थीटा इक्वल टू 0 वी गेट कैसा, एक्सियल लाइन, वी गेट एक्सियल लाइन। तो ये बातें हैं सारी की सारी। तो यहाँ डायपोल की सारी कहानी थी जो हमें सुनानी थी, वो आपने सुन ली है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हैं तो करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मिलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ठीक, तो ये डायपोल की कहानी थी भैया। अब बात ये है कि जो डायपोल पे अभी बताया था मैंने कि डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे एक सरफेस ड्रॉ करें तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी, ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ सरफेस ड्रॉ करेंगे हम, और वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो या पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, क्या बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो भाई खैर स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल 0 लिखेंगे, द इमेजिनरी सरफेस, द इमेजिनरी सरफेस
imaginary surface at which on its at its every point potential will be कांस्टेंट, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक सरफेस है भैया, ये है भैया एक सरफेस। ठीक है, अब इस सरफेस में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। इन सभी पॉइंटों पे जो पोटेंशियल होगा वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट है तो कैसा सरफेस कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी, क्योंकि इमेजिनरी सरफेस है ना, तो इमेजिनरी सरफेस है तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होती थी। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भैया इसकी, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें यहाँ प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास यहाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या? वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किया गया वर्क डन जीरो होगा। भाई कैसे? देखो, मान लो हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, फिर से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, एक टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ, एक क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, इसे उठा करके यहाँ लेके गए, तो वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन देखो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन टू टेकिंग ए टेस्ट चार्ज, तो पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, क्योंकि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इक्वल टू डब्ल्यू ए से बी अपॉन क्या रखा, क्यू नॉट। अब एक बार बताओ, पोटेंशियल दोनों पे सेम है तो जीरो ना हो जाएगा यहाँ? अरे पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो जीरो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, या डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किया गया वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टी तो यही है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगा। कैसे पता चला? देखो यहाँ बात हम बताते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे फिर से वही सिस्टम है, एक सरफेस है यहाँ पे हमारे पास, है ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या हुआ, बी हुआ, है ना। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर कॉस थीटा। ये एक रिलेशन है, पढ़ेंगे इसे आगे हम, हालांकि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वो तो होगा जीरो, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा यहाँ। तो थीटा जीरो है तो मतलब क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। अभी थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ई और डेल्टा आर, तो डेल्टा आर तो ये रहा भैया, तो ई क्या होना चाहिए इसके 90 डिग्री पे, जस्ट ऐसे, ये होगा वेक्टर ई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे बैठेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड बात करते हैं, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction नहीं, टू वैल्यूज, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ दो वैल्यूज होगी। क्यों वैल्यू क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो मैग्नीट्यूड ही तो वैल्यूज है ना। तो देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, जो कि इम्पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। पोटेंशियल विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये बात है भैया कि दोनों एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग तो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, जो कि इम्पॉसिबल है, एक पॉइंट पे दो वैल्यू कभी नहीं हो सकती। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी बुद्धि में घुस गई है, तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पोटेंशियल सरफेस पास होगा वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम, जहां दूर दूर बैठेगा वहां पोटेंशियल मिनिमम। बहुत बढ़िया, तो ये थी भैया प्रॉपर्टी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना भी आना चाहिए हमें, है ना। तो ड्रॉ करने का तरीका सीखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कैसे करते हैं। चलो भैया, ड्राइंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, ड्रॉ करना है। तो क्या लिखते हैं,
ड्राइंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इससे ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्राइंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो किस किस के लिए। नंबर फर्स्ट, मान लो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल को कैसे ड्रॉ करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को। देखो मान लो पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ, तो इससे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलेगी ऐसे, ये जा रही बाहर को, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भैया, यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। ये चली गई भैया ऐसे, और ये लास्ट ऐसे, ठीक है। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो ऐसा सरफेस बना लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। अभी तो स्फीयर है, तो पॉइंट चार्ज स्फीयर है, तो स्फेरिकल बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर पे ये लाइनें कैसी बैठेगी, रेडियल है ना, रेडियली, और रेडियस स्फीयर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। बस बस बस, तो बनाओ भैया एक सरफेस, तो ये रहा, ऐसे यहाँ बना सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो ये रहा, है ना, बिल्कुल स्फीयर आएगा। ये 3D में होते हैं भैया, कभी सर्कल समझो, सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर्स हैं, बड़े बड़े स्फीयर्स, है ना। तो ये क्या चीज़ होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है भैया। ये रहा हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जो इक्विपोटेंशियल दूर है वहाँ क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बातें हैं बस सारी की सारी। तो ये हो गया भैया आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं। निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर चला जाएगा, है ना। क्या क्या, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो भैया 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे बनाएंगे हम यहाँ, देख लो भैया, देख लो। तो क्या करेंगे भैया हम यहाँ, वही एक पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ यहाँ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तो ये जाएगी यहाँ से ऐसे, 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 अब ये जाती है यहाँ पे ऐसे, ये जाएगी यहाँ पे ऐसे, ये जाएगी यहाँ पे ऐसे, और ये जाएगी यहाँ पे ऐसे, है ना। और ऐसे यहाँ पे जाएगी ऐसे, और ऐसे यहाँ पे जाएगी ऐसे, ऐसे यहाँ पे जाएगी ऐसे, और ऐसे यहाँ पे जाएगी ऐसे, और एक यहाँ जाएगी ऐसे, ये यहाँ गई ऐसे, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब यहाँ ड्रॉ करनी है भैया हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कैसे ड्रॉ किया जाए इक्विपोटेंशियल, तो देखो भैया, है ना, ड्रॉ करते हैं यहाँ। देखो ड्रॉ करने का तरीका है सिंपल। अब ओवल शेप आएगी, क्यों, क्योंकि पीछे परपेंडिकुलर यहाँ लाइन ऐसी जा रही है, तो इस तरह से यहाँ तो बिल्कुल सीधी चलेगा स्फीयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ घूम जाएगी हल्की सी ऐसे, ओवल शेप आ जाएगी ऐसे, ऐसे यहाँ ओवल शेप आएगी हल्की सी ऐसे, और पीछे बिल्कुल स्फीयर ही रहेगा वो, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो इस तरह से, यहाँ ये हो जाएगा, इस तरह से यहाँ ये हो जाएगा भैया, ये रहा, है ना। तो ये है भैया इसका, और क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम डाइपोल के लिए। मान लो डाइपोल के लिए बनाना है, डाइपोल के लिए क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है डाइपोल के लिए। तो देखो ये रहा डाइपोल, एक डाइपोल ये है भैया, पॉजिटिव चार्ज, ये है डाइपोल, ये निगेटिव, सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्यू। तो क्या होगा, लाइनें जाएंगी, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती है ना। तो कैसे जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी लाइनें ऐसे, लाइनें तो जाएंगी, लाइनों को कौन रोक सकता है। ये गई यहाँ, ये गई यहाँ, ये गई यहाँ, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, 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 है ना। तो ये है। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ भी बिल्कुल वही शेप आएगी, बस हल्की फुल्की सी टेढ़ी मेढ़ी टाइप की आ जाती है, इस तरह से हल्का सा ये शेप आ जाती है, इस तरह की हल्की फुल्की सी शेप इस तरह से आ जाता है ना ये। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। मतलब यार सिंपल सी बात है, तुम अपने एक चीज़ अपने माइंड में रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ किसके लिए करते हैं, प्लेन लीनियर चार्ज के लिए। अगर हम लीनियर चार्ज की बात करें, लीनियर चार्ज, तो लीनियर चार्ज के लिए तो देखो ये होगा भैया, मान लो
ये है भाई लीनियर चार्ज, ये है ना, ये तो ये है, ये हुआ, है ना, मतलब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में बना लो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लीनियर चार्ज से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे लीनियर चार्ज से ऐसे तो निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर एक पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये लो, ये है यहाँ, ये रहा यहाँ, ये रहा ये यहाँ, ये रहा यहाँ, ये रहा यहाँ, ये रहा भैया। तो ये कुछ सरफेसेस हैं जो हमें याद रखने हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, है ना। तो इस वजह एक आधा इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ऐसे ही आ जाता है, ऐसे एज इट इज के आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए बताओ, लीनियर चार्ज के लिए बताओ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ, है ना। चलो तो ये बातें हमने सीखी यहाँ, पोटेंशियल से रिलेटेड, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कहीं ना कहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह है, स्केलर क्वांटिटी की तरह, तो इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा जब दोनों भाई बहन, मतलब अगर ये दोनों है तो दोनों या तो भाई बहन होंगे या माता पिता होंगे, या समझ ही गए बस। तो क्या रिलेशन है देखते हैं भैया इसमें कैसा रिलेशन है। एक तो लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन लिखना है। तो देखो दो कंडीशन है यहाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है हमारे पास, डायरेक्ट बताता हूँ मैं यहाँ, डेल्टा वी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे वेक्टर मत लगा दो, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे लिखा जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन है भैया, ये क्या चीज़ है, रिलेशन। ठीक, अगर हम यहाँ की इस चीज़ को ले यहाँ, तो देखो एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी, डेल्टा वी इक्वल टू क्या है, माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा आर की वैल्यू अगर हम वो ई की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो ई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर माइनस के। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये एक नई क्वांटिटी आई है जिसका नाम है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी था, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या शो करती है, ये दिखाती है, ये निगेटिव साइन ये दिखाता है कि दूरी के साथ, डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल घटता है, कि जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाती जाओगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे चलते जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहां देखो, अब अगर हम बात यहां तो बात हम करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या चीज हो गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर नेगेटिव, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी आर भी लिखते हैं भैया। और ये कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह वाह। तो वेक्टर क्वांटिटी है भैया ये, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन शोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब तुम जितने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल उतना घटेगा। ठीक है, तो ये तो थी बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो पता क्या आएगा, रिलेशन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो इंटीग्रेशन कर दो, जैसे कि इस तरह का, ये तो यूनिफॉर्म था, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड था ये तो भैया, है ना। पॉइंट ए ये है मान लो, पॉइंट बी ये है मान लो, यहाँ ला रहे हैं चार्ज को, तो यहाँ पे डिस्टेंस है डेल्टा आर और इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई, इस तरह से तो ये रिलेशन आया था। और नॉन यूनिफॉर्म इस तरह से होता है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी यहाँ है। अब हमें दोनों पॉइंट इतने क्लोज रखने हैं कि ऐसा लगे कि दोनों पे पोटेंशियल सेम है, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ये दोनों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कोई दो पॉइंट तो ऐसे होंगे इतने पास पास वाले जहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। जैसे पूरे अर्थ पे यार हम छोटे से खड़े हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब छोटी चीज़ का बड़ा निकालने क्या करो, इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट हो जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर डी आर वेक्टर, और ये R1 से
R2 तक की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या बताती है भैया, नॉन यूनिफॉर्म के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से मतलब डेल्टा भी लिख दो इसे तो। ठीक है, तो ये बात है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, और अगर हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसके हेल्प से करेंगे हम कैलकुलेशन, पोटेंशियल ग्रेडियंट के हेल्प से। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, देखो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, और अब हम जानते हैं वी नो दैट r क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर, इसे लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या dr को क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप। एक पोजीशन वेक्टर है, तो इसलिए हम अगर अलग अलग पार्ट के लिए निकाले तो ई एक्स पे मिलेगा हमें माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसे ई वाई पे निकाले, ये पार्शियल डिफरेंशियल होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब बताएंगे, डी वाई, और ई जेड के लिए होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये प्रॉपर्टीज होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम ज़रा, देखो ज़रा यहाँ, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। अब बात करते हैं, हमने लगभग सारी चीज़ें देख ली इस चैप्टर से, मतलब इन टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्जेस भी होता है, जैसे रिंग की वजह से, लीनियर चार्ज डेंसिटीज़ की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ की वजह से। तो रिंग की वजह से अगर हमें पोटेंशियल लिखना, तो रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो पॉइंट चार्ज की तरह होता है, 1/4πε0 Q/r, जहाँ r रेडियस है। ठीक है ये, और एक्सिस के लिए 1/4πε0 Qx/√x² प्लस L²r², है ना। तो अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग के लिए देखते हैं भैया पोटेंशियल। नंबर फर्स्ट, एट सेंटर पे कितना होगा, है ना, रिंग के सेंटर पे। तो मान लो हमारे पास एक रिंग है, ठीक, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक। अब इसकी डिस्टेंस है r, रेडियस, ठीक है। अब इसके सेंटर O पे अगर चार्ज Q हो, ये सेंटर O पे क्या बताना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल सेंटर O पे जो होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह होगा, 1/4πε0 Q/R। ये है भैया पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग। और अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकालना हो, इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो होते हैं लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है यहाँ 2πr, ए इसकी सर्कमफेरेंस, है ना। तो Q की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लैम्डा इंटू 2πr। तो लिख दो भैया, तो V एट O क्या हो जाएगा यहाँ, 1/4πε0 इंटू लैम्डा इंटू 2πr, और नीचे क्या चल रहा, r से r कैंसिल, 2π से 2π कैंसिल, तो V नॉट इक्वल टू क्या बचा, लैम्डा अपॉन 2ε0। ये है भैया रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, ठीक है। अब एट एक्सिस रिंग के एक्सिस पे कितना होगा, देखो भैया यहाँ ये रिंग है, ऐसे रखी। अब चार्ज है रिंग, ये पूरी रिंग चार्ज हो गई। अगर ये रिंग चार्ज है तो इस रिंग के यहाँ से एक्सिस पे पॉइंट P है, यहाँ से डिस्टेंस है मान लो इसकी x, और ये कितनी रेडियस इसकी r। तो पोटेंशियल इसकी वजह से होगा यहाँ, जो कि मान लेंगे हम dV, और वो कितना हो सकता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Qx अपॉन r² प्लस x² की पावर, बस यही होता है, अंडर रूट होगा, √r² प्लस x², Q अपॉन होगा, वैसे भी QX तो होगा ही नहीं है, Q अपॉन r² प्लस x², है ना। तो यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग और पोटेंशियल ड्यू टू सेंटर ऑफ रिंग। ये तो सिंपल सी बात थी, खैर, है ना, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अब हम किस चीज़ की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से भी हो चुका हमारे पास। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। कंजर्वेटिव मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि मान लो हम कोई वर्क डन कर रहे हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, जैसे हमने मार्कर को उठा करके यहाँ रखा, कैसी एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क हमने अगेंस्ट ही तो किया है, किसके अगेंस्ट किया है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी क्या चाह रही है, नीचे खींचे, लेकिन फिर भी से जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हैं,
ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे आया अपने आप ही, तो ये तो ग्रेविटी ने वर्क किया, ये नहीं, ये वाला वर्क जो हमने किया ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जो वर्क हमने किया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना, जो हमने वर्क किया। तो ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो भैया, मान लो हमारे पास फिर से एक चार्ज है यहाँ, क्या एक चार्ज ये रखा चार्ज Q, और इससे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। एक चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पर उठा करके लाए Q चार्ज को, ठीक है, तो वर्क डन करना पड़ा। ये वर्क डन किया किसने, हमने, तो यही वर्क डन जो है, देखो ये चार्ज क्या चाहेगा, ये इधर दाएं पास, ये चार्ज इस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, इधर भगाएगा यहाँ से, हम इसे जबरदस्ती फिर भी ऐसे लाएंगे, जबरदस्ती ला रहे हैं ना, तो जो जबरदस्ती वाला वर्क है यही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज हम इसे यहीं छोड़ दे तो इसे दूर भगा देगा, लेकिन इसे पकड़ के रुक जा बेटे, यहाँ ये आया, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है हमारे पास, वर्क डन, है ना, वर्क डन, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में Q बाहर, Q भी बाहर, 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। R इनिशियल कौन सी है, ये वाली, R फाइनल कौन सी है, नहीं फाइनल ये वाली है ए तक की, और R इनिशियल कौन सी है, ये वाली, इनिशियली तो यहाँ था ये, यहाँ। अब अगर हम कर दे एट R इनिशियल इज इक्वल टू 0, अगर R इनिशियल को क्या कर दे, इन्फिनिटी कर दे, इनिशियल को क्या कर दे, मतलब इसको हम इन्फिनिटी पे रख देगा ले जा करके, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R फाइनल, जो कि R कह सकते हैं इसे हम। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, पहली बात डिनोटेड बाय, कुछ स्पेशल केस है, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय U। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी स्केलर है, यूनिट क्या होगी, एनर्जी की सबकी यूनिट क्या होती है, जूल। दूसरा स्पेशल केस, इट इज़ अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी, इट इज़ ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, कंजर्वेटिव मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कंजर्वेटिव क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना, ठीक। नंबर 2 क्या चीज़ है, इट इज डिफाइन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होगी। पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 0। किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है, पोटेंशियल तो डिफाइन भी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब कम से कम 2 चार्ज तो हो, देखो यहाँ 2 चार्ज है तो उसकी वजह से, अब मान लो एक चार्ज पॉइंट कर दे, ऐसा खत्म कर दो तो ये चार्ज तो इजिली आ जाएगा, कोई वर्क डन करना पड़ा, किसी का अगेंस्ट वर्क डन थोड़ी करना पड़ा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एनीथिंग एल्स, चाहे ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, चाहे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो, किसी भी चीज के अगेंस्ट किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अगर मैं यहाँ से चार्ज हटा दूं तो ये वर्क डन किसी के अगेंस्ट थोड़ी होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बना ही नहीं सकता। मतलब पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और ये जो पॉइंट चार्ज, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड करती नहीं, चाहे ऐसे लेकर के आओ, चाहे ऐसे लेकर के आओ, चाहे सीधी लाइन लेकर के आओ, है ना। तो ये सिस्टम है सारा पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए निकालनी है, मान लो एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया, यहाँ लिखा है Q1, यहाँ लिखा है Q2, यहाँ लिखा है Q3 और ये है कितना R1 और ये कितना सबके लिए R2, चलो ये कह दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या R3। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है सिस्टम की, तो देखो सिस्टम कम से कम 2 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, तो 2 चार्ज पकड़ लो। इन दोनों के लिए मान लो कितनी हुई U1, इन दोनों के लिए मान लो कितनी हुई U2, इन दोनों के लिए मान लो कितनी हुई U3। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3। तो लिखा क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, U1 किस किस के लिए, इसके, तो Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस U2 किस किस के लिए, U2 ये रहा इसके और इसके, तो 1/4 पर कॉमन निकाले सब में से, Q2 Q3 नीचे क्या आ जाएगा ये R1 और इसके लिए क्या आ जाएगा Q2 Q1 नीचे क्या आ जाएगा R3।
तो ऐसे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बातें थी, जो सारी बातें हमने पोटेंशियल एनर्जी की करी। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल, जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया हो तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मान लो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब यहाँ एक डाइपोल को पकड़ के घुमाया गया, ये वेक्टर ई है। अब हुआ क्या, यहाँ पे डाइपोल रखा है, ये ऐसे, ये रखा है डाइपोल ऐसे, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है कहीं ना कहीं तक। ये प्लस क्यू चार्ज हुआ, ये माइनस क्यू चार्ज हुआ, नहीं ये प्लस क्यू चार्ज हुआ और ये माइनस क्यू चार्ज, नहीं वो सही था, माइनस क्यू चार्ज हुआ, ये प्लस क्यू चार्ज हुआ। अब ये एंगल θ1 पे रखा है। अब इसे पकड़ के रोटेट किया गया, डाइपोल को रोटेट कर दिया, यहाँ पे आया डाइपोल, ये है ना, इस तरफ को रोटेट हुआ, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, कितना एंगल चला है? यहाँ से यहाँ तक चला θ2। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से यहाँ घुमा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसके अंदर? स्टोर होगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या हुई? स्टोर हुई, वो देखते हैं। देखो चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके अंदर PE ड्यू टू ए डाइपोल इज इक्वल टू क्या हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है भैया, बात कोई दिक्कत यहाँ तक? अब P क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और E क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एंगल जो है किस किस के बीच बन रहे हैं? P और E के बीच, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाले एंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी भला? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी जब हम यहाँ पुट करेंगे मैक्सिमम θ2, तो हम कर देंगे यहाँ 90 और क्या लिख देंगे? θ1 को थोड़ी देर के लिए कह देंगे θ। तो U जो मिलेगी हमें PE क्या हो जाएगा? cos θ, बस ये तो मिलेगा, क्योंकि वो तो 90 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया। तो U मिला हमें PE cos θ। ये तो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कंडीशन के लिए है ना। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम के लिए ये 90 ये 0 कर, ये 0 ये 90 करना पड़ेगा, तो निगेटिव आ जाएगी PE। ठीक है, θ1 को 0 भी कर दोगे, 0 कर दोगे तो मैक्सिमम मिलेगी यहाँ, मतलब θ अगर 0 हो जाए, इफ़ θ इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम ही तो हो जाएगी ये PE। कैसी एनर्जी है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है भैया लो। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल में हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई इंपॉर्टेंट, जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कितना कितना होता है, ये देखना है ना। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, तो देखो भैया बात, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल के लिए कितना कितना पोटेंशियल होता है देख लो भैया बात। यहाँ हमारे पास दो टाइप के स्फेयर होते हैं, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। एक तो होते हैं कंडक्टिंग और एक क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्या होता है? कंडक्टिंग स्फेयर वो स्फेयर होते हैं जो लोहे के बने हुए होते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है वो स्फेयर होते हैं जो लकड़ी वकड़ी के बने हुए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के बारे में, तो यहाँ कंडक्टिंग देखो भैया दो टाइप के होते हैं। यह है स्फेयर। अगर हम स्फेयर की बात करें, स्फेरिकल शेल, तो क्या होते हैं भैया? नंबर फर्स्ट कंडक्टिंग, नंबर टू नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड और एक होलो। नॉन कंडक्टिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड एक होलो। ठीक है, डिटेल ज़्यादा लूंगा नहीं। सॉलिड होता है लोहे के बने हुए ऐसे, और इसके अंदर चार्ज ऐसे फिल है। अगर मैं चार्ज फिल किया तो चार्ज अंदर तो रुकेगा नहीं, सारा का सारा कहाँ जाता है? रिसाइड इन सरफेस। चार्ज सारा का सारा कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा SCD। कौन सी डेंसिटी आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। होलो की बात करें तो होलो कंडक्टिंग है, तो प्लस को अगर हम बीच में भरेंगे चार्ज तो भी ये बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी यहाँ, तो चार्ज आ जाएगा सारा का सारा बाहर। इस स्पेस में चार्ज रुकता ही नहीं, चार्ज को तो कोई ना कोई सरफेस चाहिए बैठने के लिए। तो जब होलो अंदर तो चार्ज यहाँ रखा तो सारा का सारा वहाँ भागेगा। तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। लेकिन सॉलिड स्फेरिकल की बात करें हम, तो सॉलिड स्फेयर देखो ये क्या है, अंदर रख दिया तो अंदर ही रहेगा, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है नहीं, नॉन कंडक्टिंग है ना। तो कैसी चार्ज डेंसिटी आएगी? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नेट करते हैं रो से। और होलो की बात करें तो होलो नॉन कंडक्टिंग के लिए भी सरफेस पर जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ है नहीं। जब अंदर कुछ है नहीं तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएगी? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये चार स्फीयर्स है, इन चारों स्फीयर्स के लिए पोटेंशियल देखना है कितना कितना होता है। ठीक है, तो पहले तो देखो, अगर हम बात करें सॉलिड, होलो और होलो नॉन कंडक्टिंग, तो तीनों एक ही कैटेगरी का है, ये एक अलग कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि सब पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, तो तीनों एक जैसी होंगी। बस इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो वॉल्यूम होगी, तो उसके लिए अलग हो जाएगा। तो देखो जरा करते हैं,
है ना। ये तो चाहे छोटी सी डिटेल थी जो बतानी थी। खैर बात करते हैं किसकी, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हो गया भाई, है ना। अब इसकी रेडियस है हमारे पास कितनी, r। अब ये चार्ज है तो चार्ज बाहर होगा, इसके सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर, इनसाइड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ 2 पॉइंट, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है इसके सरफेस पे Q, एक पॉइंट है यहाँ Z, ये सेंटर है O, इसे स्मॉल r कह दो, एक पॉइंट है R, ठीक है। हमें तीनों पॉइंट पे क्या निकालना है यार, एक पॉइंट है यहाँ X, एक पॉइंट है यहाँ Y, एक पॉइंट है यहाँ Z। हमें तीनों पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो जब X है तो आउटसाइड है, Z सरफेस पे है, वो Y सरफेस पे, Z इनसाइड है, ठीक है। जब X की बात करते हैं, एट X पोटेंशियल X, तो X कहाँ पे है, आउटसाइड। आउटसाइड की अगर बात करो तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर कितनी हो, ये अगर रेडियस r हो और ये डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल r हो यहाँ से यहाँ तक की, तो जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड पे वो ये स्फीयर किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ मालूम है यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसलिए पॉइंट चार्ज की तरह करेगा तो v एट x हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, q, इसका चार्ज q अपॉन कितना, स्मॉल r। तो ये हुआ हमारे पास पोटेंशियल एट x, ठीक है। लिखेंगे पोटेंशियल एट y, अगर y पे पोटेंशियल पूछा जाए तो y पे पोटेंशियल कितना होगा, देखो y तो सरफेस पे ही है, तो सरफेस के लिए दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की है, कैपिटल R, ये तो है ना, रेडियस ही है इसकी, तो वो हो जाएगा v एट y इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, q अपॉन कैपिटल R। ये हो गया भैया, ठीक है। अब अगर यही पूछा जाए हमें एट z, अगर z के लिए पूछा जाए तो vz जो हो जाएगा यहाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि भले ये डिस्टेंस कितनी है, भले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r डैश कह दो तुम, लेकिन जो पोटेंशियल होता है अंदर स्फीयर के वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्फीयर के अंदर जो होगा हम जानते हैं रिलेशन डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, एक रिलेशन होता है, हम जानते हैं यहाँ। तो डेल्टा v इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो होगा, अगर मैं अंदर के पॉइंट की बात करूँ z के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो पोटेंशियल जो होगा वी वाई माइनस वी जेड इक्वल टू जीरो, मतलब वी वाई इक्वल टू वी जेड, मतलब बाहर का पोटेंशियल अंदर का पोटेंशियल सेम हो, मतलब पोटेंशियल स्फीयर के अंदर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो क्या आएगा, क्यू अपॉन आर ही रहेगी रेडियस। मतलब अगर कोई भी, देखो ध्यान से सुनो यहाँ बात, अगर कोई भी पॉइंट कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो अंदर, जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्यू अपॉन आर आएगा, आर क्या, रेडियस, क्योंकि पोटेंशियल स्फीयर के अंदर कांस्टेंट रहता है। तो चाहे ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, जो पोटेंशियल होगा इन सारे पॉइंट वो आर के बराबर होगा, मतलब डिस्टेंस जो ली जाएगी आर ली जाएगी। लेकिन अगर बाहर की बात है तो बाहर के लिए जितनी डिस्टेंस स्फीयर से बाहर उतनी ली जाएगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है बाहर। तो यही वो मेन चीज़ है जिसके लिए हमें लड़ना मरना था, तो वही पोटेंशियल होता है इसके लिए। अब अगर हम यहाँ बात करें इसकी किसकी, ग्राफ की, यहाँ तो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये यहाँ आर और यहाँ क्या है, ये पोटेंशियल। ये अगर हम हिस्सा ले ले, ये इनसाइड वाला, और ये हिस्सा ले ले आउटसाइड वाला, तो देखो ज़रा यहाँ इनसाइड पे तो क्या है, इनसाइड पे तो कांस्टेंट है पोटेंशियल, तो कांस्टेंट की लाइन ये रही, और आउटसाइड पे क्या है, आउटसाइड पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इस तरह से है ना। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ क्या है, ये कांस्टेंट। तो कोई दिक्कत, ये ग्राफ बनता है इस कंडीशन में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, क्वेश्चन हम करेंगे इसके जैसे जैसे आते रहेंगे। तो यहाँ तक थी बात सारी हमारे पास पोटेंशियल की और पोटेंशियल एनर्जी की अलग अलग चीज़ों के लिए। अब बात करते हैं किसकी, जो लास्ट टॉपिक है इसका, कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, है ना, कैपेसिटर की बात करते हैं। तो बात करते हैं कैपेसिटर्स। तो देखो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर ये कौन सा पड़ाव है, पड़ाव 2, 2 पड़ाव है ना चैप्टर के, पहला पड़ाव था पोटेंशियल, दूसरा पड़ाव है कैपेसिटर, तो पड़ाव नंबर 2 है। तो कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर्स क्या चीज़ है, हर सर्किट में लगे हुए होते हैं, तुम्हारे मोबाइल के चार्जर में लगे हुए हैं। कैपेसिटर का एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी की स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, ठीक है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो भैया लिखो, तो कैपेसिटर क्या है, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which
store energy in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को इन्फिनिटी में कई सारे चार्ज, एक चार्ज उठा करके यहाँ लाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया सारा का सारा, इस पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हुआ भैया, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी देने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ क्यू। अब कितना चार्ज ले पाएगा ये? क्या चार्ज देते रहेंगे अनंत समय तक? धू क्या इसके अंदर चार्ज आता रहेगा? ऐसा तो है नहीं, कोई ना कोई इसकी कैपेसिटी भी होगी कि कब तक ये भरेगा। अगर एक बार ये भर गया तो चार्ज लीक होने लगेगा, क्योंकि चार्ज इसकी हैसियत से ज़्यादा भर दोगे तुम। मान लो ये गिलास है, अब मान लो ये गिलास है, इस गिलास में कब तक पानी डालते रहोगे? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। मान लो 250 ml का गिलास है तो 250 ml पानी तो आएगा इसमें। तो ऐसे ही इस कंडक्टर की भी कोई ना कोई कैपेसिटी तो होगी, उसी कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। इसी कैपेसिटी को क्या बोल लेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब कोई कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी बताती है, जिसे बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो बात करते हैं यहाँ क्या कि कितना चार्ज। अब चार्ज देखो ये कैसा आया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो फराड साहब थे, फराड साहब ने रिलेशन दिया था चार्ज डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्ज आता रहेगा, है ना। तो मतलब Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डेल्टा V के। Q प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा C इंटू डेल्टा V। इसी कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर मतलब यही वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब इसे डिनोट करते हैं C से, और इसकी यूनिट जो होगी, है ना, यूनिट जो होती है इसकी वो होती है फैराड। क्या यूनिट होती है भैया इसकी? फैराड, मतलब F, क्योंकि फैराड साहब ने इसके बारे में बताया था। अगर मैं फॉर्मूला लिखना हो C का तो C इक्वल टू क्या जाएगा? Q अपॉन डेल्टा V। तो भैया यह है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। यहाँ से डेल्टा V क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। और Q क्या चीज़ है? चार्ज, कितना चार्ज इसके अंदर आया। इसी कंडक्टर को हम कैपेसिटर बोल सकते हैं क्योंकि कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर रहा है। अब एक फराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, फराड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है ना। तो इसलिए इसे जल्दी से फराड ना लिख के क्या लिखते हैं? माइक्रो फराड लिखते हैं या पीको फराड लिखते हैं। माइक्रो फराड होता है 10⁻⁻⁶ फराड और पीको फराड होता है 10⁻⁻12 फराड। ऐसा होता है ये, है ना। अब ये फराड एक कितनी बड़ी यूनिट क्यों है, इसे भी प्रूव करेंगे, हम देखेंगे कि क्यों बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो ये भैया अब कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं, एक तो स्फेरिकल, एक पैरेलल प्लेट और एक सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो लिखेंगे दे आर 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखो दे आर 3 टाइप। नंबर फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। नंबर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और नंबर 3 सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा V तो भले ही है, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंड करती ना ही V पे डिपेंड करती। मतलब अगर तुम Q बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़े। Q अब मैं कहूँ तुमसे Q बढ़ाने पर क्या होगा, तुम कहोगे सर C इज डायरेक्टली इक्वल टू Q, तो Q बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा, या डेल्टा V बढ़ाओगे तो C घटेगा। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि डेल्टा V बढ़ाने से Q बढ़ रहा था। जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना चार्ज बढ़ेगा इसके ऊपर। तो हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो Q इक्वल टू C भी आया। मतलब C जो है इन दोनों के बीच रिलेशन डेवलप कर रहा है। ये बढ़ाने से या घटाने से घटता बढ़ता नहीं है। मतलब अगर तुम Q को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अगर तुम डेल्टा V को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। डेल्टा V को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? चार्ज बढ़ेगा। अरे C तो वहीं का वहीं है। मान लो गिलास है, इस गिलास में तुम पानी डालने की इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या पानी की क्वांटिटी कैपेसिटी पे कोई फर्क पड़ जाएगा? इसकी गिलास की कैपेसिटी तो उतनी की उतनी रहेगी, तुम चाहे कितने पानी डाल दो। मान लो मैं तुमसे कहूँ 1 जग पानी डालो, तो तुमने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई है, पानी की क्वांटिटी लाइक चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाई है।
तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई, कैपेसिटी तो वहीं वहीं है। तो अगर हमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी घटानी है बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि रजिस्टर, याद करो रजिस्टर में रजिस्टर V इक्वल टू आई आर होता था, V इज इक्वल टू आई आर, आर रजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, लेकिन R ना तो V पे डिपेंड करता ना ही I पे डिपेंड करता, तो किस पे डिपेंड करता था, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर। मतलब वायर की लेंथ बढ़ाने पर रजिस्टेंस बढ़ जाता है और एरिया घटाने पर रजिस्टेंस तो भी बढ़ता है क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब रजिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है और रजिस्टिविटी पे, ना कि वोल्टेज और करंट पे। ऐसे ये बात है, बिल्कुल रजिस्टर की तरह बिहेव करता है ये भी। तीन ही तो चीज़ें हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, एक जैसा बिहेव करती है ये, ठीक है। तो यहाँ बात अगर हम करें तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, पैरेलल की कितनी है, सिलेंड्रिकल कितनी है, निकालना है। तो बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मान लो स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसे अर्थ कर दिया यहाँ से, चार्जेस के पास प्लस क्यू और इसके रेडियस अगर क्या हो, आर हो, तो उसकी कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यह है भैया एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे। किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे, ना कि क्यू पे, ना कि वी पे। अगर तुम रेडियस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, बाद में ये गोले को बड़ा कर दो तो उसके अंदर ज़्यादा चार्ज आएगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई नहीं बढ़ गई, या मीडियम चेंज कर दो तो भी बढ़ेगी या घटेगी। तो मैंने बताया था तुमसे एक फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, 1 फैराड इज ए बिग यूनिट। तो बिग यूनिट क्यों है, मैं तुमसे कहूँ क्या 1 फैराड का कैपेसिटर तो अपने घर के अलमारी में रख सकते हो, बात सही गलत है, गलत है, नहीं रख सकते। क्यों, देखते हैं भैया। मान लो यह है 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें पता होना चाहिए उसकी रेडियस कितनी लेनी है, ये गोल है ना। मान लो तुम्हें 1 फैराड तुम्हें एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 फैराड। तो बताओ कितना बड़ा कैपेसिटर होगा, मतलब रेडियस निकालनी है हमसे, पूछा बताओ कितना बड़ा कैपेसिटर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर 1 फैराड की कैपेसिटेंस आ जाए। तो फॉर्मूला लगाएंगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C की वैल्यू 1 फैराड दे रखी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। मतलब R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। देख रहे हो तुम, मतलब 90 लाख किलोमीटर की रेडियस का स्फीयर बनाना पड़ेगा तब जाके 1 फैराड कैपेसिटर आएगा उसके अंदर। 90 लाख किलोमीटर कितना होता है पता? अच्छा, हमारे अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस कितनी है भैया, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर बड़ी तो हमारी अर्थ ही है, और ये कितना है 90 लाख किलोमीटर। 90 लाख किलोमीटर की रेडियस की यानी कितनी अर्थ आ जाएगी उसके अंदर, तो रख लोगे तुम अपने बारे में। तो इसलिए 1 फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम माइक्रो फैराड या पिको फैराड लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर बहुत छोटे छोटे होते हैं चार्जर में लगे हुए, क्योंकि माइक्रो फैराड पिको फैराड में होते हैं कैपेसिटेंस। तो आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें अगर हम, तो देखो यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें यहाँ, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, देखो 2 प्लेट होती है यहाँ, एक ऐसी इस तरह की, एक ऐसी इस तरह की, ठीक है। यहां से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहां इस तरह से पोटेंशियल दिया जाता है डेल्टा V, चार्ज निकलेगा Q, ये सारा चार्ज यहाँ स्टोर होता है प्लस Q करके, और पोलराइजेशन से या माइनस Q आ जाता है अपने आप ही, ठीक है। अगर इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो D और हर एक प्लेट का एरिया हो A, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करते हैं, यहाँ एरिया पे और डिस्टेंस पे, मतलब डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो अगर हम देखो यहाँ C प्रोपोर्शनल टू A, मतलब अगर A इंक्रीज करेंगे तो C इंक्रीज होगा, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। मतलब अगर हम D बढ़ाएंगे तो C घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली कोई ऊपर बढ़ाएंगे तो नीचे घटेगा ये, क्योंकि उल्टा है ना ये, और ये सीधा सीधा रखा है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब अगर वैक्यूम है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है। अब तुमने इसका मीडियम चेंज कर दिया, मान लो तुमने रख दिया
इफ वी पुट डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट, तो डाइलेक्ट्रिक रख दो भाई बीच में, तो मतलब प्लेट मान लो ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका कांस्टेंट क्या है, के है, तो क्या बनेगी कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। अगर तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख देते हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने टाइम बढ़ जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर तुमसे पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस, ये तो प्लस क्यू, यहाँ पे भी चार्ज इंड्यूस होगा ए आई डैश, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, तो यहाँ चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, ये चार्ज इंड्यूस हुआ। तो अगर लिखें इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो वो होता है Q इंड्यूस इज इक्वल टू टोटल Q अपॉन 1 माइनस के 1 अपॉन K। इतना चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक के प्लेट पे इंड्यूस होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना K क्या चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q का चीज़ है प्लेट पे चार्ज, और QI इंड्यूस चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की कुछ चीज़ें हैं। अगर इसकी थिकनेस T हो जाए, अगर इसकी थिकनेस क्या हो जाए, T लिखेंगे इफ थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज T। अगर T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक भर दे हम, तो वो हो जाएगी, उसकी न्यू कैपेसिटर आएंगे C इज इक्वल टू A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये हो जाता है भैया इसका, अगर थिकनेस T है इसकी, अगर इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या हो, T हो तो ठीक है, तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इन कैपेसिटर्स को सीरीज में और पैरेलल में दो तरह के कंबाइन किया जाता है। इन कैपेसिटर को किस में कंबाइन किया जाता है, सीरीज में और पैरेलल में। तो लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो भैया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें ऑफ कैपेसिटर, तो भैया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज, नंबर 2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है ऐसे ऐसे, है ना, ये जोड़ दे डाइलेक्ट्रिक्स इस तरह से, मतलब डाइलेक्ट्रिक कह रहा है कैपेसिटर C1 C2, तो इक्विवेलेंट जाएगी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए, क्या 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। सीरीज में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानने लायक हमारे लिए, क्या, नंबर फर्स्ट चार्ज इज कांस्टेंट ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज तो सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट होगा। मान लो V है तो इसका होगा V1, इसका होगा V2, जबकि चार्ज सब में क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये गया यहाँ, ये आया यहाँ, ये इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी लगा दी यहाँ ऐसे, ये C1 ये C2 ये V, तो इसका V चार्ज अलग अलग होगा Q2, उसमें कितना जाएगा Q1, तो यहाँ हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल के लिए C1 प्लस C2, और यहाँ क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा और जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा सबके लिए। अब ये इलेक्ट्रिक, अब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या चीज़ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करती है, तो लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करती है भैया, देखो नंबर फर्स्ट U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर करती है, या दूसरी टर्म में लिखना है तो U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये हो सकती है, या नंबर 3 दूसरी फॉर्म में लिखना है Q इक्वल टू 1/2 QV। ये 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर के, जो चीज़ दे रखी है वो लगा देंगे, जहाँ Q क्या चीज़ है चार्ज, C क्या चीज़ है कैपेसिटेंस, और V क्या चीज़ है पोटेंशियल। अब एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होती है E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, परमिटिविटी, E क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके लिए होती है भैया, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है बातें, तो कैपेसिटर्स की बातें थी सारी की सारी। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक एक कांस्टेंट होता है जो क्या करता है, चार्ज को फ्लो करा देता है, चार्ज को ट्रांसफ़र कर देता है।
तीन टाइप का मटेरियल होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और एक होता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जैसे कि माइका हुआ, कागज़ हुआ, ये सब डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है। तो कैपेसिटर के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो वही चीज़ हमने देखी थी यहाँ। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। डायमेंशन मतलब एरिया, लेंथ है ना, डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की, इन चीज़ों पर डिपेंड करती थी। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में शायद है नहीं, तो इसलिए हमने वो पढ़ा भी नहीं है, या IIT JEE के सिलेबस में है। तो यहाँ तक कि कैपेसिटर तक की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई चीज़ छूट गई तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पर न्यूमेरिकल पे बेस्ड।